क्लास 12 की फिजिक्स क्लास है। हम देख रहे हैं वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन में हमने जो है पिछले लेक्चर्स में जो है वैद्युत धारा क्या होती है और जो है विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के नियम के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो फैराडे के नियम में हमने पहला नियम पिछले लेक्चर्स में देखा है। आज इस लेक्चर्स में जो है द्वितीय नियम और फिर आगे के टॉपिक को देखेंगे। तो हेडिंग डाल लो, द्वितीय नियम, सेकंड लॉ। फैराडे का ये द्वितीय नियम आप जानते हैं। फैराडे का जो द्वितीय नियम कहता है, क्या नियम कहता है कि यदि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में, जैसे मान लीजिए अलग अलग विद्युत अपघट्य हो, जैसे एक W1 हो, W उसका भार W1 हो, अलग अलग मान लीजिए विद्युत अपघट्य हो, तो ये कह रहा है भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए। यानी उतनी देर उसमें भी प्रवाहित किया जाए, उतनी ही और उतनी देर तक ही प्रवाहित किया जाए। बराबर तीनों में जो अलग वाले तीन हो तो तीनों में अलग अलग समान जो है धारा प्रवाहित की जाए। तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, तो उनके जितना इलेक्ट्रोड पर द्रव्यमान पदार्थ का मुक्त होगा, रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती होता है। उनके रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि मान लीजिए तीन विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ के क्रमशः M1 M2 और M3 जो है पदार्थ मुक्त हो रहा हो तथा इनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक मान लीजिए W1 W2 और W3 हो, तो जो फार्मूला बनेगा M1 अपान W1 बराबर M2 अपान W2 बराबर M3 अपान W3। और अगर मान लो हुए तो M4 बराबर W4 हो। ये समझ में आया कि नहीं? तो ये है फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक, रीडिंग है गैसों में वैद्युत चालन गैसों में वैद्युत चालन गैसों में वैद्युत चालन यानी गैसों में वैद्युत चालन की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे थे। तो एक चीज आज जान लीजिए, सामान्य दाब पर अगर ऐसे सोचो कि हम सामान्य दाब पर जो है गैसों में वैद्युत चालन करा लें तो ऐसा संभव नहीं है, यानी आप जो है करा नहीं पाओगे। सामान्य दाब पर गैसों में जो है वैद्युत चालन नहीं किया जा सकता, किंतु दाब की एक निश्चित सीमा, यानी एक दायरा लगा देंगे, इतना दाब लगाए रहे तो दाब की एक निश्चित सीमा के भीतर यदि नलिका के सिरों पर अधिक विभवांतर लगाए, अधिक का मतलब जैसे खूब तेज धारा प्रवाहित की जाए, ज्यादा विभवांतर वाला धारा प्रवाहित किया जाए सिरों पर, यानी अधिक विभवांतर लगाया जाए तथा नलिका में निर्वाक स्थापित किया जाए। निर्वाक का मतलब वहां और कोनो गैस ना रहा, बिल्कुल निष्क्रिय नलिका रहा। ठीक है, निर्वाक स्थापित किया जाए तो नलिका के भीतर गैसों के अणु, भाई नलिका के भीतर गैसों के जो अणु होते हैं वो इस अवस्था में होते हैं कि उन्हें थोड़ी सी बाह्य ऊर्जा, अगर थोड़ा से अगर बाहर से एनर्जी दे दिया जाए तो आयनित किया जा सकता है, यानी उन गैसों के अणु को जो है आयनित किया जा सकता है। यानी भाई उच्च विभवांतर लगाओ और नलिका में निर्वाक स्थापित किया हो, गैस के अणु जो है अब इतना जब करने के बाद थोड़ा से भी अगर ऊर्जा बाहर से दे दी जाए, गर्म कर दी जाए, तो इनमें जो है जो भी गैसों के अणु होते हैं वो जो है आयनित हो जाते हैं, जिससे नलिका में मुक्त आयन उपस्थित हो जाता है। और जब ऐसे ही आयनित होंगे, नलिका में मुक्त आयन उपस्थित हो जाते हैं तथा सिरों पर विभवांतर होने के कारण जो है धन आयन कैथोड की ओर तथा ऋण आयन एनोड की ओर गतिमान हो जाते हैं। इस प्रकार गैसों में विद्युत चालन संभव होता है, यानी इस प्रकार से गैसों में विद्युत चालन किया जा सकता है। तथा नलिका में बिजली अब कैसे पहचाने कि चालन हुआ कि नहीं हुआ? भाई पहचानने का यही कारण हुआ है कि इस प्रकार गैसों में विद्युत चालन संभव होता है तथा नलिका में बिजली कड़कने के साथ जब इस प्रक्रिया करते हैं तो बिजली कड़कती है और साथ में प्रकाश उत्पन्न होता है, और जब बिजली कड़के की प्रकाश उत्पन्न होगा तो इसका मतलब धारा प्रवाहित हुआ। अरे दोनों साइड लगाए हुए इलेक्ट्रोड अगर आपस में शार्ट ना करे तो कैसे चरचराहट हुए? लेकिन जब हमारा चरचराहट भय, तरतड़ाहट भय, तो के मतलब गैस में धारा प्रवाहित हुई, तभी तो आपस में शार्ट की नहीं, कहां शार्ट होते,
तो ये है इसका प्रमाण है कि हाँ गैसों में भी वैद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है। समझ में आया नहीं? यानी सामान्य दाब पर गैसों में वैद्युत चालन संभव नहीं है, यानी संभव नहीं है, नहीं की जा सकता। लेकिन अगर उच्च दाब पर एक निश्चित दाब लगा दी जाए और दाब लगाने पर दोनों सिरों पर उच्च विभवांतर लगाया जाए और नलिका में निर्वाहक स्थापित करके, जब हम नलिका में निर्वाहक स्थापित करके नलिका के भीतर अणु जो होते हैं वो इस अवस्था में होते हैं कि उन्हें थोड़ा भी अगर आयनित कर दिया जाता है तो वो आयनित हो जाते हैं, और जैसे ही आयनित होते हैं तो थोड़ा एनर्जी देने पर वो आयनित हो जाते हैं, और जब आयनित होते हैं तो फिर उनमें विद्युत चालन हो जाता है। और विद्युत चालन होने का ये प्रमाण है कि उसमें ऊर्जा उष्मा यानी कड़कने की आवाज और बिजली जैसी चमक उत्पन्न होती है। इससे पता चलता है कि हाँ गैसों में भी विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये इतना धातुओं में विद्युत चालन। धातुओं में वैद्युत चालन, धातुओं में वैद्युत चालन, धातुओं में वैद्युत चालन हम बात करेंगे धातुओं में किस प्रकार से वैद्युत चालन होता है। तो देखिए किसी धातु में वैद्युत चालन, जो भी धातु है, धातु में जो वैद्युत चालन होता है उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। जैसे कोई भी मान लीजिए धातु है, अगर इसको हम मेटल बना दे तो मेटल है, तो इसमें धातुओं में जो वैद्युत चालन होता है, किसी भी धातु में वैद्युत चालन जो होता है उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यानी जितनी ज्यादा में उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज्यादा धातुओं में वैद्युत चालन होगा। किंतु यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य है, अगर धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना के बराबर है, नगण्य का मतलब होता है ना के बराबर है, तो धातु विद्युत का कुछ अलग होगा। अरे जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं तो धारा कहाँ से बहेगी, और जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो उसमें धारा का प्रवाह होता है। अब यदि चालक के दोनों सिरों के मध्य, मान लीजिए कोई चालक है, तार है, जिसके दोनों सिरों के मध्य कोई विभवांतर लगाया जाए तो चालक में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक में क्या होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तथा प्रत्येक विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल, यानी पूरे विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर बल कार्य करता है जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कार्यरत होता है। यानी जो बल होता है किस पर काम करता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर कार्य करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन चालक के ऋणात्मक सिरे से चलकर धनात्मक सिरे की ओर गति करने लगते हैं। जो उस पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उस पर वो बल कार्य करता है और ऋणात्मक सिरा से और चल करके धनात्मक सिरे की ओर जाते हैं, गति करते हैं, जिससे चालक में आवेशों का प्रवाह, अब इसी के कारण चालकों में आवेशों का प्रवाह होता है तथा चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार ठोसों में विद्युत चालन की क्रिया केवल इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही संभव होता है। अगर ठोसों में इलेक्ट्रॉन ना पाए जाएं, अगर वो गति ना करे तो चालक में धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, ठोसों में धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। आगे देखिए, इस प्रकार ठोसों में विद्युत चालन क्रिया केवल इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण संभव होता है। इस क्रिया में धनात्मक आवेश भाग नहीं लेते। इसमें ये नहीं ध्यान, इसमें धनात्मक आवेश भाग नहीं लेता, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार ठोसों में भी विद्युत चालन होता है। धातु होता है तो धातु में जो धारा प्रवाहित होती है वो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, जिसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे उतने ज्यादा वो अच्छा विद्युत सुचालक होगा, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं उसमें विद्युत धारा संभव नहीं होती। अब मान लीजिए कोई चालक तार है, उसके दोनों सिरे पर विभवांतर लगाते हैं तो उसमें एक बल कार्य करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन धनात्मक एक सिरे से चल करके दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं, और फिर जिससे जो है ऋणात्मक आवेश धनात्मक आवेश की ओर जाते हैं, और फिर धातुओं में विद्युत धारा संपन्न होती है। देखिए अगली हेडिंग है अनुगमन वेग, श्रांति काल, माध्यम उत्पत्ति। ये अलग अलग पूछा जाता है और इसमें संबंध पूछे जाते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लो अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, बहुत कुछ वेग एक है। अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, पूछा जाएगा, ठीक है। तो अनुगमन वेग जो होता है, देखिए जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, मान लीजिए कोई चालक तार है और उसके सिरों पर जब विभवांतर लगाते हैं तो
इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आकर तीव्र गतिमान हो जाते हैं। अरे जब विभवांतर लगाओगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आकर तीव्र गतिमान हो जाते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल इलेक्ट्रॉनों की गति को त्वरित कर देता है। जब आप विभवांतर लगाओगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। किसी चालक तार में जब विभवांतर लगाओगे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब विद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न होगा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन पर एक बल कार्य करता है, जिससे वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गतिमान हो जाते हैं, तो त्वरित कर देता है। किंतु इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से गतिमान नहीं हो पाते। ऐसा तो होना चाहिए जैसे लगा बहुत तेज भागे, लेकिन वे बहुत तेज गतिमान नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ कारण आ जाता है। कारण क्या होता है? गतिमान नहीं हो पाते क्योंकि मार्ग में उपस्थित स्थिर धनायन, अरे वही मार्गों में धनों पड़ा है भाई, ऋण आयन भागेगा, धनायन नहीं चलेगा। धनायन अपनी जगह छुपाई मार के बैठा रहे, तो जब ऋण आयन जाए तो उनके रास्ता में बाधा बन के बैठा रहे। तो वही कह रहे हैं, क्योंकि मार्ग में उपस्थित स्थिर धनायन इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। भाई ऋण आयन जाए तेजी से, लेकिन आगे धनायन होने के कारण वो उसको रोकेगा, कुछ न कुछ तो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। बाधा उत्पन्न करते हैं जिनसे टकराकर इलेक्ट्रॉन की गति कम हो जाती है, जिनसे टकराकर इलेक्ट्रॉनों की गति कम हो जाती है तथा लगातार यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। अरे लड़के फिर थोड़ा रुके तो फिर आगे बढ़े, फिर आगे इलेक्ट्रॉन जो है धनायन बैठा है, फिर इलेक्ट्रॉन टकराएगा उससे, फिर उससे भी रुकेगा। तो ऐसे ऐसे बहुत तेज जो गति होनी चाहिए थी वो थोड़ा धीरे धीरे स्लो मोशन में होने लगती है। तो वही लिखा है, लगातार यह प्रक्रिया दोहराई जाती है जिससे इलेक्ट्रॉन थोड़े से नियत वेग से एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गतिमान हो जाते हैं। जहां बहुत तेज वेग रहा हुआ उनका वेग कम हो जाता है और आराम से एक निश्चित समय फिक्स हो जाता है, इतनी देर में ये एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर पहुंचेगा। तो यही वेग अनुगमन वेग कहलाता है। वही वेग जिस वेग से एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, यही वेग जो है अनुगमन वेग कहलाता है। अब यही इसी को दोबारा यह है कि चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने से, अरे चालक का वही चालक तार है, उसके सिरों पर विभवांतर लगाने से इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जिस निश्चित वेग से गतिमान होते हैं उसे अनुगमन वेग कहा जाता है। अरे कोई न कोई निश्चित वेग से गतिमान होगा ना एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर, तो वही वेग जो है अनुगमन वेग कहा जाता है, जिसे वीडी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आया कि नहीं? जिसे वीडी द्वारा प्रदर्शित